तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जितने भी बीपीएससी पीआईक्यू क्वेश्चन थे। तो फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से केमिस्ट्री का जब ख़त्म हो जाएगा तो बायोलॉजी का पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आज का रसायन विज्ञान है पहला क्वेश्चन इसका। लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है कच्चा लोहा, ऑप्शन सी है ढलुआ लोहा, ऑप्शन डी है पिटवा लोहा। तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लोहे की विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। कच्चा लोहा की तुलना में यह बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी लोहे के एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन मैग्नीज तत्वों के अन्य निशान होते हैं, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा लगभग 2 से 4% तक होती है। तो लोहे का सबसे विशुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। और लोहे का आवर्त सारणी में कौन सा समूह है? तो 8वें समूह का पहला तत्व है। और यह कच्चे लोहे की तुलना में बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे वाला मिश्र धातु है। और इसमें सिलिकॉन मैग्नीज और अन्य तत्वों के निशान होते हैं, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 2 से 4% तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी उपधातु। तो गैस तत्व नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवाजियर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है केवल इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन ए है कोरिलेसिस प्रभाव, ऑप्शन बी है ग्राहम का नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम, ऑप्शन डी है अवोगाद्रो का नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवोगाद्रो का नियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों और अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या अवोगाद्रो की संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिएगा, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी को प्रोटॉन कहते हैं और एन को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें न्यूट्रॉन कितना दिया है? तो न्यूट्रॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इसमें 18 प्लस 20 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 38 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फार्मूला याद कर लीजिएगा, ए इक्वल टू पी प्लस एन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसलिए प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो दिया था उसको हम लोग प्रोटॉन की संख्या मानेंगे, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं।
देखिएगा इसका फार्मूला इसमें दिया है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितना दिया था 18 और न्यूट्रॉन 20, तो दोनों मिला कितने हो जाएंगे, कुल 38 हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग होगा। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन ए कर देंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम और न्यूक्लियाइड नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 94 पी 242, तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान संख्या 242 दिया है, इसको द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो देखिएगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो अभी आप लोगों ने फार्मूला देखा था ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो देखिएगा द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 242 दिया है, तो यहाँ पे 242 लिख दीजिए इक्वल टू प्रोटॉन कितना दिया है, तो 94 हो जाएगा, नीचे जो दिया है इसको प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो यहाँ 94 कर देंगे और उसके बाद से प्लस एन, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो एन इक्वल टू 242 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो 242 माइनस 94 हो जाएगा। तो देखिएगा ये घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और फिर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 1, तो 148 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 148। आप एक ही फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, ए इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, इक्वल टू पी प्लस एन। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू 242 और परमाणु क्रमांक जिसको कहते हैं या और वही उसी को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, तो 94 दिया है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ये एन हो जाएगा और ये ए हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। तो देखिएगा 242 माइनस 94 तो कितना होगा, 148 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन और परमाणु कण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मिक तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो धनात्मक रूप से कौन सा आवेशित होता है, तो अल्फा किरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फा किरण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दिया है, दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक होता है। कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग किस में होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और समान परमाणु भार वाले तत्व को समभारिक कहते हैं, यानी कि जिसका परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं, और जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय विखंडन किसके संज्ञात के कारण होता है, तो नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है, इससे बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
फैराडे स्थिरांक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है। ऑप्शन डी है सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है, फैराडे का स्थिरांक 96,487 की कैलोरी प्रति मोल होता है फैराडे स्थिरांक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पीएच का मान 7 है। तो इसका आंसर देखिएगा, आंसर इसका क्या दिया है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान 7 होगा। तो वर्षा पानी का जल शुद्ध रूप है। 7 से अधिक का मान जो मतलब पीएच जिसका 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय कहते हैं, और जिसका कम होता है 7 से उसको अम्लीय कहते हैं, और 7 को उदासीन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसका पीएच मान 7 होगा। तो इसका आंसर उदासीन हो जाएगा, विलयन, उदासी विलयन। इसमें आंसर इसका स्टार दिया है, नहीं दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदासीन। अगला क्वेश्चन है, किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय का 7 से अधिक होगा, मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान लगभग 7 होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान का गलनांक सबसे उच्च होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिएगा, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस अवस्था साम्य अवस्था में होती है। बोरान का गलनांक 2453 हजार मतलब केल्विन, और एल्युमिनियम का गलनांक 933 केल्विन, और सिलिकॉन का गलनांक 1693 केल्विन, और लोहे का गलनांक 1808 केल्विन। अतः बोरान का गलनांक सबसे उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मतलब नीलम को रूबी कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, Al2O3 हो जाएगा। तो नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Al2O3। नीलम एक रत्न की श्रेणी में, मतलब डायमंड की श्रेणी में आता है। इसका खनिज है, मतलब डायमंड श्रेणी का एक खनिज है नीलम। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम अवस्था में भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। 3 गुना बढ़ेगी, या 3 गुना कम हो जाएगी, या 10 गुना कम हो जाएगी, या 1000 गुना कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है। ऑप्शन ए रंगहीन गैस, ऑप्शन बी भूरी ठोस, ऑप्शन सी अत्यंत ज्वलनशील गैस, ऑप्शन डी लाल द्रव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूरी ठोस। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ब्रोमीन का लाल द्रव होगा, भूरी ठोस नहीं होगा, लाल द्रव होगा। तो ब्रोमीन क्या होगा, तो ब्रोमीन लाल द्रव होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इस क्वेश्चन का हम लोगों ने छोड़ दिया था, इसको देखिएगा। पीएच में परिवर्तन, पीएच इक्वल टू pH2 माइनस pH1 इक्वल टू कितना दिया है। तो देखिएगा, pH 3 से 6 दिया है। तो एक को pH का जो घोल है उसको 6 को 2 मानेंगे और 3 को 1। तो 6 - 3 इक्वल टू क्या होगा, तो 3 होगा। और H+ आयन की सांद्रता का अनुपात दिखेगा pH2/pH1, और फिर log H+ H आयन है उसका ट्वाइस है, फिर log H+1 है। तो क्या होगा, 10⁻³ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001
या इसको बटे में कर देंगे 1/100, तो इसलिए H प्लस आयन की सांद्रता कितना हो जाएगी, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। अगर ये ऊपर रहता 1000 तो उतना बढ़ जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ब्रोमीन गहरा लाल द्रव धारित होता है और तीव्र गंध वाला वाष्पिल द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 35 होता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील और जल में अल्प विलय होता है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रेडियोधर्मिक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है कैडमियम। तो कैडमियम रेडियोधर्मिक तत्व नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कैडमियम धातु का वर्गीकरण संकर्बण धातु के रूप में किया जाता है। रासायनिक रूप से कैडमियम धातु एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम सिल्वर रंग की धातु होती है, जिसमें नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक विषैलु धातु होती है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकिल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है तो इस स्थिति को संघनन कहते हैं। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर या ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण के लिए बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें क्या है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अपक्रिया ताप के माध्यम से धातु को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। तो गैस वेल्डिंग प्रक्रिया की सबसे प्रचलित विधि क्या है? तो ऑक्सी एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप की परत होती है। ऑप्शन ए है जस्ते की, ऑप्शन बी है पारे की, ऑप्शन सी है लेड की, ऑप्शन डी है क्रोमियम की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ते की गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। लोहे और इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसी विधि को गैल्वेनिकीकरण कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपड़े को साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए है कार्बोनेट, ऑप्शन बी है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है बिस्मुथेट और ऑप्शन डी है सल्फोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट। डिटर्जेंट आद्रक तथा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्की बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? गंधक है, लोहा है, मैग्नीशियम और जस्ता। इसमें एक मैग्नीशियम सही होगा, उसके बाद से जिंक या जस्ता, इसको ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर ये आयरन दिया है ऑप्शन बी लोहा, तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक रूप कॉपर सल्फेट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4
5H2 होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीलत होता है, जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मद एल्कोहल में अघुलनशील यानी कि एल्कोहल में नहीं घुल पाता है, लेकिन जल में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक विज्ञान मतलब रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भाग परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है पानी का उबलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी तांबे के बर्तन पर हरे रंग का अस्तर बनना। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि पुनः वो फिर अपनी अवस्था पा सकता है, जैसे कि जल से बर्फ बनना, पानी का उबलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये सब लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग का, ये रासायनिक परिवर्तन है जो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अब क्रिया समाप्त होने पर यह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, जैसे बर्फ का पिघलना और मोम का पिघलना भौतिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक अलौह और धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी है निकिल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी टीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अलौह धात्विक खनिज वह होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, यानी उसमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे कोबाल्ट, टीन, जस्ता, तांबा। कोबाल्ट, टीन, जस्ता, तांबा। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वे उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम। तो ये मैग्नीज और निकिल ये नहीं होंगे, और कोबाल्ट और टीन ये हो जाएंगे अलौह धात्विक खनिज, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है ग्लास के टुकड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ट्यूबलाइट और परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास क्षारीय धातु के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड और सोडियम और अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ट्यूबलाइट और परखनलियों में प्रयुक्त किए जाने वाला ग्लास क्षारीय धातु के सिलिकेटों से बनता है, सोडियम सिलिका से बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।